इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 9 के राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति 1 और इसका पहला अध्याय है लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। इसको पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का नागरिक होने के नाते ये हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोकतंत्र क्या है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और ये लोकतंत्र हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए चलते हैं आपके अध्याय में। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल भाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिह्नित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। तो देखिए इसके विषय में क्या बताया गया है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर क्या है वो जान पाएंगे। वैसे हम बात करते हैं लोकतंत्र का मतलब ही ये होता है लोगों का तंत्र, मतलब लोगों का शासन। ठीक है, अगर लोकतांत्रिक है तो वहाँ लोगों का शासन रहेगा और वो किस प्रकार से रहता है वो हम इस अध्याय में जानेंगे। और गैर लोकतांत्रिक है तो वहाँ लोगों के शासन का जो रोल जो रहता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में हम चर्चा करेंगे। मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इसको दूसरों से बेहतर बनाती है। सर्वोत्तम व्यवस्था है यह किस प्रकार से, तो ये भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। लोकतंत्र क्या है, तो ये दिया गया है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों को सामान्य विशेषताएं लिखें। देखिए यहाँ पर दिया गया है लोकतंत्र सरकार और गैर लोकतंत्र सरकार है। अब इनके विषय में हमें ये कुछ कहानी जैसे पढ़ना वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, परिभाषा की ज़रूरत क्यों पड़ती है भाई, जान लेते ज़रा। आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। एक छात्र का नाम यहाँ पर आया है और उसके विषय से उसकी ओर से हम लोकतंत्र के विषय में पढ़ने वाले हैं। उसके ज़रिए से किस प्रकार, देखिए वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। मैरी जो है कुछ सवाल पूछना चाहती है लोकतंत्र के विषय में। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा के अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मतलब एक क्लास में एक चर्चा होने लगी है किसके विषय में, कि लोकतंत्र क्या है। ठीक, इसके विषय में चर्चा होने लगी और सभी छात्र छात्राएं जो है इसमें भाग लेने लगी हैं और उनके जो अध्यापिका है मैटिल्डा लिंगदो उनके सवाल जवाब के साथ में। तो चलिए चलते हैं क्या है। तो मैरी जो है वो क्या कहती है, मैडम मुझे ये तरीका नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब। क्या ऐसा ठीक नहीं होता? क्या ऐसा ठीक नहीं होता? मतलब ये कहना चाह रही हैं कि पहले हमें क्या करना था, पहले अध्याय वाली पढ़ाई करना था।
ठीक है, उसमें हमें उसकी जड़ पता चल जाती है और फिर हम ये पढ़ते हैं। हमें उसकी जड़ पता ही नहीं है और हम उसके बाद के बारे में क्या है पढ़ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया, हमने व्यवस्था के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जान रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनके कहने का मतलब हमने देखा। अब दूसरे जो यहाँ पर जो उनके अध्यापिका है वो क्या कहती हैं, लिंगदो मैडम है, कहती कि तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना ज़रूर नहीं मानते? ज़रा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। तो दोनों ही बातों में क्या है, अंतर है। मैरी कहती है कि पहले हम उनकी परिभाषा जान लेते हैं, उनको समझ जान लेते हैं, तब आगे चलते हैं। जो अध्यापिका है वो कह रही है कि देखो पहले क्यों ना हम उसका उपयोग जान लें, जब हम उसका उपयोग जान लेंगे तो हम उसको बखूबी तरह से जान ही पाएंगे, वो ये कहना चाह रही हैं। फिर मैरी कहती है फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों होती है? देखिए मैरी ये चाहती है कि पहले उसकी परिभाषा हमको अच्छी तरह से बता दी जाए और तब हम उसको आगे से आगे पढ़ें। अध्यापिका ये कहती है कि हम क्यों ना उसका उपयोग पहले कर लें, तो हमको परिभाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इतनी। और वही मैरी कहती है कि फिर क्या हमको परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है इतनी? अध्यापिका कहती हैं हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। ठीक है, अभी बात समझ में आई? तो जो उनकी अध्यापिका हैं वो कहती हैं कि हम उसका उपयोग, एप्लीकेशन उसको जान लें तो परिभाषा तो हम अच्छी तरह से हमको बना ही पाएंगे, अच्छी तरह से पहले ही बना लेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या रही, लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। अब यही सारी कहानी कहाँ डाल दी उन्होंने, किस पर डाल दी है? लोकतंत्र पर डाल दी है। लोकतंत्र पे भी यही कहानी लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का अलग अलग अर्थों के लिए क्या है प्रयोग करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, तो इसलिए क्या है, हमें लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत पड़ेगी और इसलिए क्या हम इसका एप्लीकेशन में जान पाएँ, ये ज़रूरी होता है। तो अब दूसरी छात्रा है, क्या नाम है, रिबियांग, वो खड़ी हो जाती है, वो भी चर्चा में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था और वो क्या था, लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये वाक्य किसने कहा था? ये कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति रहे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये रिबियांग ने क्या है बताया है, कहा है बीच में भाग लेते हुए, कहा किससे? अध्यापिका से। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है? ठीक, तो मेघालय में ये बता रहे हैं, मेघालय में ये रहते हैं तो वहाँ की बात कर रहे हैं। अब जो इनकी अध्यापिका हैं, लिंगदो हैं, वो क्या कहती हैं उनके हम जानते हैं। मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, मुझे भी ये परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मामले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। मतलब जो परिभाषा लिंकन वाली परिभाषा जो बताई थी वो उसके विषय में बात कर रहे हैं कि यह सर्वोत्तम परिभाषा है। क्यों? जब तक हम अच्छी तरह से इस पर विचार ना कर लें, हमें किसी
चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे ही सही मानते हैं। देखो, हमें जब तक क्या है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए जब तक हम उसको जान ना लें अच्छी तरह से कि क्या अच्छा है। सब लोग उसे अच्छा कह रहे हैं लेकिन हमने उसको जाना ही नहीं है, हम कैसे उसको अच्छा कह दें। ठीक, तो यही है। अब योलांदा और जो हैं वो कहती हैं, मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ, मुझे कोई परिभाषा तलाशने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। क्या पढ़ा है इन्होंने? डेमोक्रेशिया से बना है, जो यूनानी शब्द है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इसी प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होगा? लोकतंत्र हो गया। क्या हुआ? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पर क्या बनता है? लोगों का शासन। भाई डेमोस का मतलब क्या हो गया? लोग। क्रेशिया का मतलब क्या हो गया? शासन। तो सीधे ही ये डेमोक्रेसी से क्या बन जाता है? लोगों का शासन। यही सही अर्थ है कि परिभाषा की क्या ज़रूरत है। तो इससे क्या मतलब बना भाई? इससे क्या मतलब बना? परिभाषा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पर पता है अपने आप ही यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है कि लोगों का तंत्र मतलब लोगों का शासन, डेमोक्रेसी का अर्थ हो जाता है। ठीक है। तो अब जो अध्यापिका हैं वो क्या कहते हैं इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है। पर मैं इतना कहूँगी कि सिर्फ शब्दों की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ भी क्या है? बदलता रहता है। अब कंप्यूटर को ले लीजिए, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने तंत्र को ही क्या कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर शायद आज ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिज़ाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने, फिल्म देखने में होता है। तो शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका क्या अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं रहता। तो समय के साथ साथ में क्या है, देखिए उनका देखिए उनका अर्थ भी क्या है? बदलता रहा है। जैसे कंप्यूटर का अर्थ बदला है, भाई कंप्यूटर का उपयोग आज उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से उसको बनाया गया था, उसे गणना करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन आजकल तो हम उसका उपयोग बहुत सारे प्रकार से करते हैं। यहीं पर मैरी कहती हैं, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी ही होगी। बिल्कुल, मैरी ये कहना चाहती है कि हमें इसका अर्थ बखूबी तरह से जानना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो इस प्रकार से हमारे लिए ज़रूरी, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हम खुद एक लोकतंत्र में रहते हैं। अब यही है कि एकदम सही मैडम कहती हैं, उनकी जो अध्यापिका है वो कहती है एकदम सही है, क्योंकि हमें इसका अर्थ क्या गढ़ना ही पड़ेगा और गौर करना ही पड़ेगा, उसकी परिभाषा गढ़नी ही पड़ेगी। इसलिए आओ यह काम कर ही डालें। तो मतलब वो क्या है, खुद कहती है चलो भाई अब हम क्या इस पर चलते हैं, विचार करते हैं कि एक्चुअल में क्या है कि लोकतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा क्या बननी चाहिए, किस प्रकार से बननी चाहिए, वो इस पर अब डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इतना अभी तक हमने पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा जो आने वाली है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।